हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेट विजडम। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ईस्ट्रस साइकिल किस तरीके से एनिमल्स के अंदर, डेयरी एनिमल्स के अंदर होती है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो वो तो एक शुरुआत थी जिसमें हमने आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, उसके डेफिनेशंस को बताया कि प्रोईस्ट्रस होती है, ईस्ट्रस होती है, मेटिस्ट्रस होती है, डाइस्ट्रस होती है। तो कंक्लूजन इस बात का ये निकला था कि ईस्ट्रस साइकिल एनिमल रिप्रोडक्शन का एक क्रूशियल पार्ट है और इसकी नॉलेज होना इस वजह से ज़रूरी है ताकि हम सक्सेसफुली एनिमल के रिप्रोडक्शन को मैनेज कर सकें, क्योंकि हम एनिमल्स को इकोनॉमिक पर्पस के लिए रखते हैं और हम चाहते हैं कि वो रेगुलरली ब्रीड करें, काविंग हो उनमें रेगुलरली, और जब काविंग होगी तभी वो दूध में आएंगे। तो ये जो रेगुलेशन होता है फीमेल्स का, जो साइक्लिकल एक्टिविटी होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें बॉडी के जो हार्मोनल सिस्टम है और जो ऑर्गन्स होते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है और ओवरी है, इनकी एक एक्सिस काम करती है। ये आपस में एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं हार्मोन्स के ज़रिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा ये मान के चलिए, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास एक एक्सीलेटर होगा, क्लच होगा और ब्रेक होगा, है ना। एक्सीलेटर से आप स्पीड देंगे, लेकिन हमेशा स्पीड अच्छी थोड़ी होगी। अगर कोई सामने आ जाता है या कुछ हर्डल आता है सामने, तो आपको ब्रेक भी मारने पड़ते हैं, तो ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस काम करती है और जब ये बैलेंस में ये हार्मोन्स काम करते हैं तभी एनिमल के अंदर ओवरी काम करती है और फॉलिकल डेवलप होती है और फॉलिकल में से एक हेल्दी ओवम बाहर निकल के आता है जो फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद उसका एम्ब्रियो बनता है, वो अल्टीमेटली काफ बन जाता है। तो इसमें वैसे तो ये जो दो या तीन मैंने आपको वो बताए, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवे, यही तीन काम करते हैं। लेकिन एक पीनियल ग्लैंड भी होती है जो कि रिप्रोडक्शन को एनिमल्स के अंदर इफेक्ट करती है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? बेसिकली जो लाइट या फोटो पीरियड होता है, दिन कितने देर का हो रहा है, कितने घंटों का हो रहा है, इस बात से कुछ एनिमल्स में ब्रीडिंग कंट्रोल होती है या रेगुलेट होती है। इसमें क्या होता है कि जब एनिमल की जो सर होता है, उसकी खोपड़ी होती है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। जैसे जैसे रात होती है तो मेलाटोनिन बढ़ता है, तो अगर रात का पीरियड बढ़ जाता है तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन भी बढ़ता है। तो कुछ एनिमल्स में मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होने से वो ब्रीडिंग में आते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें शॉर्ट डे ब्रीडर्स कहा जाता है, जैसे बकरियां और भेड़। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, मतलब रातें छोटी हो जाती हैं, दिन लंबे हो जाते हैं, तो उनमें वो ब्रीडिंग में आते हैं, तो उन्हें लॉन्ग डे ब्रीडर कहा जाता है। ठीक है, जैसे घोड़े। तो पीनियल का जो इफेक्ट है, या पीनियल का इस तरीके से एनिमल्स के अंदर काम होता है। बफलो के अंदर भी ये देखा गया है कि जो बफलोज हैं वो शॉर्ट डे ब्रीडर है, मतलब ठंड के मौसम में वो ज़्यादा उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हाइपोथैलेमिक और एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रेन का नीचे का हिस्सा होता है, उसमें हाइपोथैलेमस नाम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं जो एफएसएच और एलएच हार्मोन्स के रिलीज को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे ऐसे समझिए कि 5 तरीके के हार्मोन्स हैं। पहला हार्मोन जीएनआरएच है। वैसे तो कई सारे छोटे बड़े केमिकल्स और हार्मोन्स हैं, लेकिन ये 5 मेन हार्मोन्स हैं जो पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव जो एनिमल की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे गवर्न करते हैं, और इन्हीं के मैनिपुलेशन से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या रिप्रोडक्शन को मैनेज करते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है जीएनआरएच, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। फिर आता है एफएसएच और एलएच, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। ये ब्लड में आ जाते हैं, ओवरी तक पहुंचते हैं, और इन्हीं के इन्फ्लुएंस में ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी से सिक्रीट होते हैं।
तो ये कुल मिला के 5 हार्मोन्स होते हैं और यही पूरे रिप्रोडक्शन को गवर्न करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस के अंदर से कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स या हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जैसे 21 पेप्टिन करके एक हार्मोन होता है जो एक न्यूरोपेप्टाइड है। न्यूरोपेप्टाइड का मतलब ये है कि जो नर्व सेल्स हैं, जो नसें हैं दिमाग की, वो इस केमिकल को बनाती हैं और ये जीएनआरएच के रिलीज में एक इसका स्पेशल वो देखने को मिलता है कि जो जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, जो जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी पे अफेक्ट करेगा, वो किस पेप्टिन के जरिए से, मतलब किस पेप्टिन जब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है तो जीएनआरएच निकलता है। और यही किस पेप्टिन प्यूबरिटी की टाइमिंग को भी डिफाइन करता है। मतलब एनिमल जो हीफर होती है, जब वो एक तरीके से आम लैंग्वेज में कहें, जब वो जवान होती है तो किस पेप्टिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जीएनआरएच ज़्यादा निकलने लगता है। ठीक है, तो जीएनआरएच जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट डालता है और वो वहाँ से एफएसएच और एलएच निकलने लगता है एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स से। एक ही सेल एफएसएच भी बनाती है, एलएच भी बनाती है। तो जीएनआरएच इनके जो इफेक्ट है उसे बढ़ाता है ताकि ये एफएसएच और एलएच रिलीज हो। लेकिन वो सेल कब एफएसएच निकालेगी, कब एलएच निकालेगी, ये ईस्ट्रस साइकिल के फेज पे डिपेंड करता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अलग अलग फेजेस होते हैं, प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटास्ट्रस, डाइस्ट्रस। कौन सा फेज ईस्ट्रस साइकिल का चल रहा है, ये डिसाइड करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी की उस सेल से क्या निकलेगा। तो जीएनआरएच निकल के आता है हाइपोथैलेमस से, वो एलएच के सिक्रीशन को ज़्यादा मतलब बढ़ाता है और एफएसएच इससे मोर और लेस इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एफएसएच जीएनआरएच से कम इफेक्ट होता है, मतलब उसका सिक्रीशन कम इफेक्ट होता है, लेकिन एलएच का जो सिक्रीशन है वो जीएनआरएच के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। तो मोलिकुलर डिस्कवरी जो जीएनआरएच की हुई 1971 में, और रोल जो है किस पेप्टिन का उसे उसके बाद देखा गया, तो उससे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोनल कंट्रोल था रिप्रोडक्टिव साइकिल का एनिमल्स के अंदर, उसे समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो कंट्रोल कैसे होता है एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन का डोमेस्टिक एनिमल्स में। अब तक हमने दो बातें पढ़ी कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से ये हार्मोन्स निकल कर आते हैं। एक हाइपोथैलेमस होता है, एक पिट्यूटरी होती है और एक ओवरी होती है। और 5 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच निकलते हैं जो जाकर फिर ओवरी पे एक्ट करते हैं और फॉलिकुलोजेनेसिस में इनका फंक्शन होता है। ये हार्मोन्स करते क्या हैं ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी इनके सिर्फ सिस्टम को हम समझ रहे हैं कि ये कहाँ से निकलते हैं और कैसे बॉडी के अंदर आते हैं। अगर सब कुछ एक ही उसमें मैं बताने लगूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ में कम आएगा। हालांकि ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसे समझाना बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना आसान हो सकता है मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए अब इसका सिस्टम समझते हैं कि ये निकलते कैसे हैं। मतलब ब्लड के अंदर इनका क्या लेवल रहता है और किस लेवल पर ये क्या करते हैं। ठीक है, 5 हार्मोन्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है, उसका काम खत्म हो जाता है। अब वो अंदर से एफएसएच को और एलएच को निकालता है। एफएसएच ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, एफएसएच क्या है कि एफएसएच निकलेगा, ब्लड में जाएगा, ओवरी तक पहुंचेगा और फॉलिकल जिसमें से अंडा निकलना है उसे डेवलप कराएगा। वो डेवलप होती है एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। थोड़ा बहुत उसे एलएच भी चाहिए होता है, लेकिन मेनली एफएसएच, इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच फॉलिकल को डेवलप कराता है। डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्राडायोल को रिलीज करती है। ईस्ट्राडायोल ब्लड के जरिए से फिर एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके फिर उन्हें सिग्नल देता है कि और एफएसएच निकालो। तो ये पॉजिटिव लूप चलता रहता है। एफएसएच ईस्ट्राडायोल को ओवरी के अंदर से, मतलब फॉलिकल के अंदर से निकालता है और ईस्ट्राडायोल फिर ब्लड के अंदर से पिट्यूटरी तक जाता है और ज़्यादा एफएसएच को निकालने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा एफएसएच आता रहता है ब्लड में, फॉलिकल उतने ही ग्रो करती है। साथ साथ में एक बेसिक लेवल एलएच का भी बना रहता है। इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत वो बना रहता है।
अब एक टाइम ऐसा आता है जब फॉलिकल जो होती है वो पूरी तरीके से पक जाती है, जिसे एंट्रल फॉलिकल कहते हैं या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसे फूटना होता है अंडे को बाहर निकालने के लिए, तो ये काम एलएच करता है। और एलएच कैसे करता है, मतलब जब इसे फूटना होता है फॉलिकल को, तो ये एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाता है और एलएच का बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि ये डिपेंड करता है इस बात पर कि ईस्टर साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा हार्मोन निकलेगा और क्या करेगा। तो ये एलएच, एफएसएच तो निकल ही रहा है, एफएसएच के बारे में बता दिया, लेकिन एलएच जो होता है उसके दो सिस्टम होते हैं काम करने के, निकलने के। पहला होता है एपिसोडिक और टॉनिक सिस्टम और दूसरा होता है सर्ज सिस्टम। बिल्कुल दोबारा ये बात बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि एफएसएच मोर और लेस जीएनआरएच के इंडिपेंडेंट निकलता है। जैसे जैसे फॉलिकल बड़ी होती है तो एफएसएच निकल के आता रहता है और उसे बढ़ाता रहता है। अब जब फॉलिकल पूरी की पूरी बड़ी हो जाती है, अब उसे फूटना होता है। फूटने के बाद अंडा उसमें से निकलना होता है, ये काम कराता है एलएच। एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग का मतलब है वो फॉलिकल को फोड़ देगा। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, रप्चर करा देता है वो फॉलिकल को फोड़ देगा और फॉलिकल के अंदर से अंडा या एग बाहर आ जाएगा, ओवम बाहर आ जाएगा, और फॉलिकल जिसमें वो अंडा पनप रहा था, ग्रो हो रहा था, वो वैसी ही रहती है। फूटने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है उसे वो पीला हो जाता है और मर जाता है। मतलब फॉलिकल जब तक उसके अंदर अंडा था उसे जिंदा माना जाता है, जब वो फूट गई तो मर गई, तो उसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। तो एपिसोडिक सिस्टम होता है एलएच के निकलने का, मतलब पिट्यूटरी से निकल के आ रहा है। जो एलएच निकल के आ रहा है पिट्यूटरी से वो एपिसोडिक या टॉनिक सिस्टम में निकलता है, और एक सर्ज सिस्टम होता है। तो ज़्यादातर टाइम जब एफएसएच काम कर रहा होता है फॉलिकल को ग्रो करने में, तो टॉनिक रिलीज होता है एलएच का। इसमें इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, मतलब कंसंट्रेशन में ज़्यादा कंसंट्रेशन में निकलता है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। मतलब हर 4 से 8 घंटे में एक बार एलएच निकलता है। इसे कहते हैं टॉनिक सिस्टम या एपिसोडिक सिस्टम। इसी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा निकलेगी लेकिन कम बार निकलेगा। मतलब 3 से लेके 5 बार तक एक दिन में एलएच रिलीज होता है पिट्यूटरी से, नॉर्मल एपिसोडिक कंडीशन में जब फॉलिकल ग्रो हो रही है। फॉलिकल जब ग्रो हो चुकी होती है तो ये एपिसोडिक या टॉनिक सिस्टम बदल जाता है और ये सर्ज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। सर्ज सिस्टम का मतलब है कि एक ही मतलब जल्दी जल्दी निकलता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, मतलब कम कंसंट्रेशन में निकलेगा लेकिन ज्यादा बार निकलता है। मतलब जो 3 से 5 बार निकल रहा था एलएच, वो अब एक दिन में लगभग 10 से 12 बार निकलता है, या 12 से 15 बार भी निकल सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है। तो इसे कहते हैं सर्ज सिस्टम। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एलएच फायर होता रहता है पिट्यूटरी से और ब्लड के अंदर आता रहता है। और जो फॉलिकल बड़ी हो चुकी है, जो फॉलिकल बड़ी हो चुकी थी, उसे जाकर रप्चर कराने का इसका काम होता है। तो दो सिस्टम में ये काम करता है, एक एपिसोडिक सिस्टम और एक सर्ज सिस्टम। ये किसके उसमें करता है इन्फ्लुएंस में, ये करता है जीएनआरएच के मतलब इन्फ्लुएंस में। तभी जब मान लीजिए एलएच प्रॉपर ना निकल पाए किसी वजह से, तो फॉलिकल फूटेगी नहीं, या एलएच कम निकल रहा है तो फॉलिकल मतलब पार्शियल ल्यूटिनाइज होगी, मतलब कुछ फूटेगा उसका हिस्सा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे सिस्ट मतलब जो सिस्ट वगैरह बनती हैं, जो बीमारियां आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं। हम क्या करते हैं, हम जीएनआरएच का इंजेक्शन लगाते हैं। जीएनआरएच क्या करता है, वो एलएच के रिलीज को बढ़ा देता है वहां से, और एलएच का रिलीज आके उस फॉलिकल को फोड़ देता है। समझे आप? तो ये सिस्टम इस तरीके से डुअल कंट्रोल सिस्टम एफएसएच और एलएच का काम करता है। अगले वीडियो में हम इन दो सिस्टम का फॉलिकुलोजेनेसिस पे कैसे असर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है उसके बारे में देखेंगे।